नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं श्वेता सिंह। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच आरोपों का बम फोड़ने का सिलसिला जबरदस्त रूप से चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक परिवार की सौदेबाजी के सबूत रखे तो नवाब मलिक ने उस पर विस्तार से सफाई दी और कहा कि वो फडणवीस के खिलाफ कल हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले। इसका फडणवीस से जवाब देते हुए नहीं बनेगा। आइए देखते हैं फडणवीस ने मलिक पर क्या आरोप लगाए। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। अमा छोड़ो क्रूज केस, छोड़ो आर्यन खान, किनारे रखो ड्रग्स का मामला भी, साइड करो एनसीबी की जांच। फिलहाल तो बचने का जतन करो जतन, क्योंकि कल नवाब मलिक हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। कहते हैं बम्बई बड़ी फिल्मी है, और क्यों कहते हैं वो इससे समझिए जो यहाँ के नेता कहते हैं। जहाँ तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। मतलब आरोप भी डायलॉग में लपेट कर बोले जाएंगे। नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस ने पहले अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन वाली तोप तानी थी, हाइड्रोजन बम उसका जवाब है। मगर फडणवीस के पास भी न संवादों की कमी है न आरोपों की। मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल, ये जो सलीम पटेल है वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पार्कर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। और क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? दोपहर 12:30 बजे दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले दो किरदारों से परिचय कराया। किरदार नंबर 1 सरदार शाह वली खान, किरदार नंबर 2 सलीम पटेल। शाह वली खान 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है और उसे उम्र कैद हुई है। सलीम पटेल दाऊद की बहन हसीना पार्कर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था और हसीना के नाम से संपत्तियों के लेन देन का पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम से ही होता था। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक के परिवार की कंपनी सॉलिडस ने शाह वली खान और सलीम पटेल से गोवा वाला चौल और कुर्ला की जमीन बाजार के रेट से बेहद कम कीमत पर खरीदी। फडणवीस का आरोप है कि दोनों टाटा के आरोपी थे जिनकी जमीन सरकार जब्त कर सकती थी। तो क्या जब्ती से बचाने के लिए नवाब मलिक ने दाऊद के लोगों से जमीन का सौदा किया? 2000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। अब मेरा सवाल यह उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे,
कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया, इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है, उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर कीजिए। फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक के बेटे फराज ने जवाब दिया। उन्होंने ये तो माना कि हाँ, उन्होंने सलीम से जमीन खरीदी, मगर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि सलीम का हाथ बम धमाकों में था। मेरे चाचा जी ये प्रॉपर्टी में आगे टेनेंट थे। ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं भी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से टेनेंट हो गया। फिर मैंने 2005 में मेरे जो लैंडलॉर्ड थे सलीम पटेल जी, उनसे मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है। ये प्रॉपर्टी के अंदर मोर देन 400 टेनेंट्स हैं। कहीं कहीं पे तो नीचे टेनेंट अलग है, ऊपर टेनेंट अलग है। इस तरह से ये पूरा जो लैंड है वो पूरा ग्रीन जोन में है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 5 में से कुल 4 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका अंडरवर्ल्ड से सीधा कनेक्शन है और जिनके सौदे से नवाब मलिक या उनका परिवार जुड़ा है। फडणवीस ने कहा कि वो ये सारे सबूत उस अथॉरिटी को देंगे जो इसकी जांच करेगी। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को भी सौंपेंगे ताकि वो अपने मंत्री के अंडरवर्ल्ड से लेन देन को समझ लें। इसके बाद नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी है। कल का इंतजार कर लीजिए कि हाइड्रोजन बम का बारूद किसे धुआं धुआं करेगा। पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। समीर वानखेड़े के परिवार ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े पर क्रूज ड्रग्स केस में उगाही का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सैल का बयान दर्ज कर लिया, जो वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मंगलवार को एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े को ब्रेक देकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आरोप प्रत्यारोपों में बिजी थे। उस बीच नवाब मलिक के तीरों से परेशान समीर वानखेड़े का परिवार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। सोमवार शाम को समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव मुंबई पुलिस के पास भी गए थे, नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत लेकर। देखिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है। मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन हाँ, हमने अर्जी दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी सारी तकलीफें बताई है? जी, हमने बताई है, हमने सब बताया है। जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं नवाब मलिक जी से, वो भी बताए हैं। उस इंसान को बोल दो हर दिन जो फुलझड़ी चलाने का काम करते हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े रहकर खड़े तो काफी देश के लिए अच्छा होगा। अगला कदम क्या होगा आपका? जरूरत है और दैट इज ऑल जो करते हैं सिटीजन गोइंग टू द कोर्ट फाइटिंग इट लीगली, दैट इज जो वही है नॉर्मल जो हर एक नागरिक करता है, जो हर एक नॉर्मल राइट पर्सन करता है। नवाब मलिक का कहना है कि पूरा का पूरा क्रूज ड्रग केस ही एक फर्जीवाड़ा है जिसे उगाही के लिए तैयार किया गया। मलिक ने वानखेड़े पर यह आरोप भी लगाया है कि वो धर्म से मुसलमान है, पर उन्होंने कोटे के तहत IRS की नौकरी हासिल करने के लिए खुद के दलित हिंदू होने के फर्जी कागजात दिए। समीर वानखेड़े की बहन और पत्नी की बहन भी मलिक के आरोपों की लपेटे में आ चुकी हैं। मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस भी दायर किया हुआ है, जिस पर कल सुनवाई है। इस बीच क्रूज केस में गवाह प्रभाकर सैल, जो खुद को एक दूसरे गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड बताता है, उससे दूसरे दिन दिल्ली से आई एनसीबी की विजिलेंस टीम ने पूछताछ की। प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की डील हो रही थी और उसने ऐसा सुना कि इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। प्रभाकर सैल जी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, इंक्वायरी को ज्वाइन किया। कल रात करीब 12:30 बजे तक वो हमारे साथ थे। चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज उसी क्रम में हम लोग उनसे दोबारा बात कर रहे थे।
प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद ही एनसीबी ने समीर वानखेड़े और एनसीबी के दूसरे अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठा दी थी। सोमवार को भी एनसीबी की विजिलेंस टीम ने मुंबई में कई जगह जाकर इन आरोपों की जांच की है। इसमें कुछ लोगों के बयान भी दर्ज होने हैं। हाँ, आज 2 और विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। प्रभाकर सैल जी का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट खत्म है, तो इसके बाद हम उन 2 गवाहों पर काम करेंगे। सर, क्या पूजा डडलानी को भी आप लोगों ने बुलाया है? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आने वाले दिनों में और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा और इसके संबंध में और एविडेंस भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। टोटल कितने लोगों का अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, ये बता दीजिए। नंबर्स में अभी नहीं पुटअप कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, 12 पहले यहाँ आने के बाद में 4-5 विटनेसेस और शामिल हुए। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों से इनकार किया है। एनसीबी की विजिलेंस टीम उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपकी मुलाकात देश के उन असली नायकों से करवाते हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमारे देश में अक्सर नायक की पहचान सिनेमा या क्रिकेट खिलाड़ियों तक सीमित कर दी जाती है। इस काम के लिए बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज, मार्केटिंग कंपनियों की मदद ली जाती है और बड़ी सावधानी से सितारों की नाजुक छवि का निर्माण किया जाता है। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा पर्यावरण। डॉक्टर हिम्मताराम भाभू, समाज सेवा पर्यावरण। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा पर्यावरण। पद्म पुरस्कार के रेड कारपेट पर नंगे पैरों के साथ बढ़ती हुई तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर आज हर हिंदुस्तानी के दिल में अंकित हो गई है। तुलसी गौड़ा आदिवासी समुदाय से आती है और जंगल को अपना घर और पेड़ पौधों को अपनी संतान समझती है। यही वजह है कि 72 साल की तुलसी गौड़ा को जंगल में पैदा होने वाली वनस्पति, औषधि और पेड़ पौधों की पूरी समझ है। कौन सा पौधा किस काम में आ सकता है, इसके बारे में तुलसी जी के पास पूरी और पक्की जानकारी है। पेड़ पौधों से मिलने वाले फायदे को देखकर तुलसी जी ने 12 साल की उम्र में शौकिया तौर पर पौधे लगाने का काम शुरू किया, जो एक मिशन बन गया। कर्नाटक के जंगलों में तुलसी गौड़ा के लगाए हुए करीब 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे आज पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। तुलसी गौड़ा के पास आज जंगल विभाग की कई नर्सरी की जिम्मेदारी भी है। इनके सादगी भरे सामान्य जीवन और ऊंची सोच की वजह से सरकार ने तुलसी जी को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। डॉक्टर हिम्मताराम भाभू, समाज सेवा पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले राजस्थान के हिम्मताराम भाभू से मिलिए। मरुभूमि में पेड़ पौधे लगाने का हिम्मत भरा काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में हिम्मताराम करीब 5 लाख पेड़ पौधे लगा चुके हैं। हिम्मताराम ने ज्यादातर पौधे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और सीकर जैसे सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में लगाए हैं। अपने पेड़ लगाने के शौक को एक मुहिम बनाने के लिए हिम्मताराम ने नागौर जिले के अपने गांव हरिमा में 6 एकड़ का एक बायोडायवर्सिटी सेंटर बनाया है। रेगिस्तान को हरा भरा करने की इस पॉजिटिव जिद की वजह से सरकार ने हिम्मताराम को पद्मश्री से सम्मानित किया है। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आज इसकी जीती जागती मिसाल भी देख लीजिए। बेंगलोर की सड़कों पर फल बेचने वाले हरे काला हजब्बा ने स्कूल खोलने का सपना देखा और इसे सच करके दिखाया। जबकि हरे काला जी खुद कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन स्कूल खोलने का इरादा दिल को चुभने वाली एक घटना ने पक्का कर दिया। कुछ वर्ष पहले बेंगलोर की एक सड़क पर एक विदेशी पर्यटक ने अंग्रेजी में संतरे के भाव के बारे में पूछ लिया। हरे काला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इस घटना के बाद हरे काला को अपने निरक्षर होने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का संकल्प लिया। आज कर्नाटक के नयापुडु गांव में हरे काला हजब्बा के स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। और आज अयोध्या के शरीफ चाचा से भी मिलिए, जो पेशे से साइकिल ठीक करते हैं, लेकिन इनके जीवन का मिशन है लावारिश लाशों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना।
इस नेक काम की प्रेरणा शरीफ चाचा को अपने बेटे की मौत के बाद मिली। पिछले 20 वर्षों में मोहम्मद शरीफ ने 25,000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। इस नेक काम के लिए शरीफ चाचा को लावारिस शवों का वारिस कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में एक नाम कर्नाटक की मंजम्मा जोगती का भी है। मंजम्मा एक ट्रांसजेंडर फोक डांसर है जो पिछले कई वर्षों से कर्नाटक की लोक कला को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो कैमरे के इंतजार में समाज सेवा के काम को टाल देते हैं और पब्लिसिटी के लिए पीआर एजेंसी और सोशल मीडिया पर निर्भर रहते हैं। अगर इरादे नेक हों तो परिश्रम को एक न एक दिन पहचान और सम्मान मिल ही जाता है। जब आम लोग बिना सिफारिश के सिर्फ अपने काम के दम पर पद्म सम्मान की सूची में अपना स्थान बनाते हैं तो ये अपने आप में भारत के लिए शुभ समाचार है और इसमें वो राष्ट्रवाद है जिसकी कल्पना हमेशा भारतीय संस्कृति में होती रही है। फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों की जो डील हुई उस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है और इस आंकड़े की आग में राजनीति जल रही है। नया हंगामा फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट के एक आर्टिकल ने खड़ा किया है। कुछ ऐसी ही कलाबाजी भारतीय राजनीति में चल रही है। जिस तरह राफेल की ये तस्वीरें आपको रोमांचित करती हैं, उसी तरह डील से जुड़े हुए इस आर्टिकल ने बीजेपी को रोमांचित कर दिया है। बीजेपी को पहली बार राफेल डील पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को आई नीड कमीशन पार्टी बोलने का मौका मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरे राजनीतिक गोला बारूद के साथ चढ़ाई कर दी। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है। 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटा? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? फ्रेंच पोर्टल ने राफेल इन्वेस्टिगेशन पर अपने नए आर्टिकल में कमीशन खोरी का जिक्र किया। इस आर्टिकल में उसने बताया कि यूपीए के कार्यकाल में कमीशन खोरी हुई और इस कमीशन खोरी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के कमीशन खाते में गया। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया। जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित, उनको खतरे में डाला। कांग्रेस ने कमीशन खोरी के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने इस मामले में जांच की मांग की और केंद्र सरकार को फैक्ट्स बताते हुए सवाल किया कि इस मामले में जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस ने जो तर्क रखे हैं उसके मुताबिक 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की बात कही थी। इन लोगों ने ही इसकी शिकायत सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को दी थी। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल डील में कमीशन खोरी के मामले पर कुछ दस्तावेज सीबीआई को सौंपे थे, लेकिन 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया और इसके बाद जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले में कांग्रेस की नस दबा दी है।
बीजेपी मिडिलमैन पर वार कर रही है तो कांग्रेस जांच की रट लगा रही है। This middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. Investigation नहीं किया, investigation कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। नो करप्शन क्लॉज हटाते हुए प्रधानमंत्री खुद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसमें 556 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री खुद खरीदने चले जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त कर देते हैं, जिसमें बिना निविदा के इतना बड़ा सौदा करते हैं, जिसमें खुद हस्तक्षेप कर करके अपने ही कानून मंत्रालय, अपने ही रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करते हैं, उनकी अनुशंसा को नजरअंदाज करते हैं, हस्तक्षेप करके ये डील करवाते हैं। और जब शिकायत होती है, जब कागज बरामद होते हैं दलाल के घर पे और ऑफिस में ईडी द्वारा, उन कागजों पर 36 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बताइए अपराधी कौन? इस मामले में जिस मिडलमैन का जिक्र हो रहा है उसका नाम है सुषेन गुप्ता। सुषेन गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो कई डिफेंस डील का हिस्सा रहा है, जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड डील भी है। ये वही डील है जिसमें हुए घोटाले में कांग्रेस को मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिली थी। डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेन गुप्ता है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्टा वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था। 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेन गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015 किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है। विवाद का सेंटर एक मिडिलमैन और उसको दिया गया कमीशन है, लेकिन इस विवाद में खास बात और है। कमीशन एजेंट को बीजेपी यूपीए सरकार का आदमी साबित करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उसे बीजेपी का आदमी बता रही है। सुषेन गुप्ता की कंपनी है आईडीएस, एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में, फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है। Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company. कैसे इस बिचौलिए सुषेन गुप्ता, जिसका नाम है, ने 2015 में इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था, वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेन गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। ये तस्वीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है जब वो राफेल के विजय तिलक के लिए फ्रांस गए थे। इस विजय तिलक की विजयी वाली फीलिंग आज बीजेपी को मिल रही है। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। अब सवाल यह है कि यूपीए के कार्यकाल में जिस कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास उनका स्पष्टीकरण है? क्या मीडिया पार्ट के आर्टिकल से ही यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं? क्या मोदी सरकार के पास यूपीए पर लग रहे आरोपों के सबूत थे, और अगर थे तो फिर जांच क्यों नहीं हुई? क्या मीडिया पार्ट के लेख में लगाए गए आरोपों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर उंगलियां उठा दी हैं? इसमें उठाई गई बातों से किसका नुकसान ज्यादा हुआ, कांग्रेस का या बीजेपी का? इन सवालों के जवाब सब ढूंढ रहे हैं और इस खोजबीन के बीच राफेल वाली ये टक्कर लगातार चल रही है।
दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।